Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing good. Today we are going to talk about the conflict theory in sociology and the major proponent जिसमें कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और सी राइट मिल जो हैं उनके नेम्स शामिल हैं. So it's basically about कि हम conflict theory का recap करेंगे, thought देखेंगे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और सी डब्ल्यू मिल की और साथ में इसके key aspects को देखेंगे. So first of all, let's have a recap of that what is conflict theory. So conflict theory basically जो कि last video के अंदर भी I have mentioned is कि कार्ल मार्क्स से इसको ड्राइव किया जाता है. इट इज बेसिकली अबाउट द कंपटीशन फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर दो ही पैराडॉक्सेस, एक ही पैराडॉक्स होता है दो ही चीजों के ऊपर. वन इज द अनलिमिटेड वांट्स एंड अदर इज लिमिटेड रिसोर्सेज. तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर यही दो चीजें होती हैं जिसके ऊपर हमेशा दो क्लासेस ऑलवेज दे आर इन अ परपेचुअल वॉर विद ईच अदर. वन इज द बॉर्जुआज और द कैपिटलिस्ट क्लास एंड अदर इज प्रोलेटेरिएट और द वर्किंग क्लास. सो इसी कॉन्फ्लिक्ट थियरी के ऊपर फर्दर हम कार्ल मार्क्स की जो थॉट है उसके ऊपर बात करेंगे. कार्ल मार्क्स ने दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था. वन इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसके अंदर वो कहते हैं कि आपका कैपिटल होता है और दूसरे आपके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसके अंदर आपकी अनइक्वल पावर होती है बिटवीन दी वर्कर्स एंड द फैक्ट्री ऑनर्स, मींस बिटवीन दी ऑनर्स एंड दी लेबर क्लास. सो वो ये कहते हैं कि जो बॉर्जोआजीज हैं वो ऑन करते हैं, कंट्रोल करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन होती है प्रॉफिट मोटिव के लिए वो लेबर की बहुत ज्यादा होती है. बिकॉज कैपिटलिस्ट का एक ही मोटिव है कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. एंड इन दैट मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट दे आर ऑलवेज इन द वर्ज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द प्रोलेटेरिएट क्लास जो कि वर्किंग क्लास है, जिसके पास और कुछ भी नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक ही चीज रखता है और वो ये है कि वो अपने लेबर को सेल कर रहा है और उस लेबर को वो सेल करके अपने लाइवलीहुड को अर्न करता है. सो बिकॉज दे आर नॉट ओनिंग और कंट्रोलिंग एनी ऑफ द कैपिटल, सो दैट्स व्हाई द लेबर इज ओनली गिवन द सब्सिस्टेंस जस्ट ओनली टू सर्वाइव, ताकि अगले दिन वो आए और दोबारा काम शुरू करें. एंड दे शुड बी केप्ट एट द सब्सिस्टेंस लेवल, बिकॉज अगर वो सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं रखे जाएंगे तो दे वुड बी वन डे कंट्रोलिंग द कैपिटल एंड दिस इज नॉट व्हाट द अर्निंग क्लास वुड एवर वांट. सो ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की बिल्कुल एक मेन थॉट है जिसके ऊपर उसने अपनी पूरी की पूरी फिलोसफी को बिल्ड किया. सो वन इज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द सेकंड इज द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. मोर मार्क्सिस जो अप्रोच टुवर्ड्स रिलीजन है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. वो बेसिकली बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करते हैं. वो ये कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रिलीजन का है वो ये है कि ये बेसिकली पुअर के लिए इट्स द ओपियम ऑफ द पुअर. नाउ व्हाट्स द ओपियम ऑफ द पुअर हियर मीन्स, इसका मतलब ये है कि जिस भी कंडीशन के अंदर द पुअर दे आर वो कभी भी उस चीज से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचते, बिकॉज दे हैव द वेरी वेल नेटेड इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजन ऑन देयर डेली लाइफ. दे नेवर एवर वांट कि वो कभी भी अपने रिलीजन के खिलाफ कोई भी ऐसी बात करें जो कि थियोलॉजी के अगेंस्ट और वट एवर इज अगेंस्ट दी अगेंस्ट बेसिक टीचिंग्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर रिलीजन. सो देयरफॉर दे नेवर एवर ट्राई टू मूव आउट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइटिंग कंडीशन. सो इसीलिए उसने रिलीजन को ओपियम ऑफ द पीपल कहा था कि ये उनके लिए वो ओपियम है जो कि पी के वो हमेशा भूल जाते हैं कि जो उनकी सिचुएशन है दैट इज नॉट द इनहेरेंट वन, दैट इज नॉट द नेचुरल वन. दे कैन गेट आउट ऑफ इट बट दे नेवर ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज रिलीजन इज अ वेरी बाइंडिंग फोर्स. जिस तरह से दुर्खेम भी अपनी फिलोसफी में कहते हैं कि अगर कोई हाईली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी कोई चीज यूनाइट करती है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे लेकर आती है, तो दैट इज ऑलवेज द पावर ऑफ द रिलीजन. सो रिलीजन के ऊपर भी जो कार्ल मार्क्स के व्यूज हैं वो यही है कि कभी भी सोशल ऑर्डर को अगर वो जस्टिफाई किया जाता है रिलीजन की बेस पे किया जाता है, सफरिंग को जस्टिफाई करते हैं रिलीजन की बेस पे करते हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट की जाती है. जो बॉर्जुआज है वो हमेशा ट्राई करता है कि चर्च की अथॉरिटी हमेशा उनके ऊपर जो वो कायम रहे, वो कभी भी उसके अगेंस्ट ना जाए. सिमिलरली जो रिलीजन है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के साथ साथ हमेशा ट्राई करता है कि लोगों को उनकी जो सिचुएशन है उसी के अंदर सेटिस्फाई कर दिया जाए और कभी भी वो रिवॉल्ट, रेवोल्यूशन या फिर अपने हालात को बेहतर बनाने की तरफ मुतवज्जह ना हो. So this is basically the religion which, according to Karl Marx, is again and is the sigh of the oppressed. उसके अकॉर्डिंग जो कि उसने लिखा क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट के अंदर, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये ऑप्रेस्ड लोगों की आ होती है, ये सेंटिमेंट होती है एक हार्टलेस वर्ल्ड की. एक हार्टलेस वर्ल्ड आपको साइड पे लगा देते और कभी भी आप उसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते. इट इज द सोल ऑफ द सोललेस कंडीशंस इज द ओपियम ऑफ द पीपल. सो दिस इज द वेरी स्टॉन्च वे इन विच ही हैज एक्चुअली कन्वेड कि रिलीजन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स है जो कभी भी अलाउ नहीं करती अपने फॉलोअर्स को कि वो इस चीज से बाहर निकलें, क्योंकि उनको ये लगता है कि ठीक है जो भी है खुदा की तरफ से है और हम जो है वो इस सिचुएशन में इसलिए बिकॉज वी डिजर्व इट एंड दिस एंड दैट. इसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि हमेशा जो आपका मेन फंक्शन रिलीजन का होता है वो ये होता है कि वो लोगों को कभी भी डिमांड की तरफ ना लेकर जाए. लोग कभी डिमांड करें ही ना कि उनको सोशल चेंज की जरूरत है. वो जो उनका ऑपरेशन है, जो उनका पेन ऑफ ऑपरेशन है, उसको कभी भी चेंज करने के बारे में ना सोचे. और वो किस तरह से ना सोचे, सबसे पहले वो ये समझे कि ये एक इटर्नल ब्लिस है. मतलब लोग जो है वो ये समझ रहे होंगे जो लाइफ आफ्टर डेथ लोगों को मिलने वाली है वो बहुत अच्छी होगी, उसमें आपको एक इटर्नल ब्लिस मिलेगा, उसमें जो है वो हमेशा एक लाइफ होगी जो बहुत खूबसूरत होगी एंड दिस एंड दैट.
मोर ओवर उनको ये भी बताया जाता है कि अगर आप इस दुनिया के अंदर जितनी भी सफरिंग्स को फेस कर रहे होंगे, आखिरत में आपके लिए उतना ही ज़्यादा जो है वो अजर बड़ा है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ दे कि वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं रिच को रिच होने के लिए और पुअर को फर्दर पुअर होने के लिए। जैसे कि वो कहते हैं कि एक चीज़ बाइबल के अंदर बहुत कॉमन लिखी हुई है कि इट इज़ ईज़ी फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द आई ऑफ अ नीडल। मतलब एक कैमल कितना बड़ा और आई ऑफ अ नीडल कैसी होगी, उसमें से वो आराम से गुज़र जाएगा, लेकिन एक रिच इंसान जो है वो किंगडम ऑफ हेवेंस में एंटर नहीं हो सकता। सिमिलरली वो ये भी समझते हैं कि जो सुपर नेचुरल इंटरवेंशन होती है उसकी ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए अर्थ के ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थिर्डली दे से फोर्थली दे से कि रिलीजन जो है वो हमेशा सोशल ऑर्डर को जस्टिफाई करता है, लोगों की पोजीशन को जस्टिफाई करता है। हमेशा वो उनको लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ये ऑर्डर परफेक्ट है एंड देयर इज़ नो नीड टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग। सो देयरफॉर रिलीजन इज़ ऑलवेज़ कंसिडर्ड टू बी समथिंग दैट इज़ क्रिएटिंग द फॉल्स कॉन्शियसनेस। लोगों के दरमियान एक गलतफ़हमी क्रिएट करने के लिए ये मिसरिकॉग्निशन की जाती है चीज़ों की। सोशल क्लास को जिस तरह से है वैसे ही एक्सेप्ट कर दिया जाता है ताकि क्लास कॉन्शियसनेस लोगों के दरमियान कभी डेवलप ही ना हो सके। So this is basically how the false consciousness is developed, and this is the concept that is given by the Karl Marx, deriving from the force of the religion. उसके बाद मैक्स वीबर की बात आती है, तो मैक्स वीबर का जो मेन आइडिया था वो भी कार्ल मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो ये बिलीव करते हैं कि हमेशा जो हर एक सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ इनइक्वालिटीज पॉलिटिकल सिस्टम सोशल स्ट्रक्चर की वजह से कॉज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना हुआ होता है कि पुअर को पुअर, रिच को रिच रहने देता है। वो कभी भी उनको अपनी क्लास मोबिलिटी के अंदर इजीली मूवमेंट नहीं करने देता। द क्लास मोबिलिटी इज नॉट इजी। एंड वी वन नोटेड के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं डिफरेंटली, एजुकेशन से भी, रेस से भी, जेंडर से भी। फॉर एग्जाम्पल मैक्स वेबर ये कहते हैं कि वो लोग जो आपके किसी अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों को ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं फॉर द एजुकेशन, फॉर फ्लरिशिंग। हाउएवर द पीपल हू बिलोंग टू द लोअर क्लास, दे वुड ऑलवेज हैव द लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एंड सिमिलरली इज़ द केस विद द रेस। जिस तरह से कि हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जो आपके जेंडर डिवीजन है, जो रेस डिवीजन है, उसमें हाउ द अपॉर्च्युनिटीज़ आर restricted and how the opportunities are being divided. Moreover, they also give कि यही वो क्लास डिफरेंस होता है, यही वो सोशल मोबिलिटी के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को लेजिटिमाइज़ करते हैं, किसी भी परसेप्शन को बिल्ड करते हैं और किसी भी चीज़ को लेजिटिमाइज़ करते हैं। अब सी राइट मिल के बारे में बात करें तो सी राइट मिल वाज़ वन ऑफ द लेटेस्ट थिंकर जिसने कि 20th सेंचुरी का थिंकर है एंड ही हैज़ गिवन ए वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन उसकी बहुत कॉमन बुक है जिसमें वो ये कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो एग्जामिन करती है कि जो सिस्टम ऑफ पावर है वो बेसिकली गवर्नमेंट मिलिट्री और कॉर्पोरेशंस मिल के बना रही होती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई पावर लीड का बेसिकली उसे कॉन्सेप्ट दिया, उसने ये कहा था कि ये सारे के सारे जो आपके मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वही आपके डिफरेंट जो सिस्टम्स ऑफ पावर हैं उनको डिजाइन भी करते हैं और उनको फिर फर्दर उनकी परपेचुएशन भी करते हैं इन द सिस्टम। लाइक दीज आर दोज दैट इंश्योर दैट द सोसाइटी वर्क्स एज इट इज वर्किंग। So C. Wright in its influential work describes the way in which one should observe the world in order to view it from the sociologist perspective. वो चाहता है कि हम एवरीडे लाइफ में देखें कि किस तरह से डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं हमारी डेली लाइफ के जो डिफरेंट एरियाज हैं, जो डिफरेंट हमारे कॉन्टेक्स्ट हैं, उसके अंदर कैसे कैसे डिफरेंट इश्यूज को इन चीजों के थ्रू दे आर बीइंग डिजाइन्ड एंड दे आर बीइंग लेजिटिमाइज्ड। मोर ओवर वो ये भी कहते हैं कि हम अपनी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से लोगों को एक वाइडर अप्रोच दें, वाइडर अंडरस्टैंडिंग दें, जिससे वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि डिफरेंट इंडिकेटर्स का क्या मतलब है। स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर जो जिंदगी है वो मुख्तलिफ क्यों है और जो आपके मेजर ग्रुप्स हैं उनके अंदर जिंदगी जो है वो मुख्तलिफ क्यों है। सो दिस इज बेसिकली द थॉट ऑफ बैक्स वीवर। इसके ऊपर जो आपका क्रिटिसिज्म है वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की तरफ से है, जो कि ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ने बहुत ज्यादा एक जो रिकग्निशन ऑफ स्टेबिलिटी है उसको बहुत बुरी तरह एक्सक्लूड किया है। लाइक दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एक्सक्लूसिव पैरामीटर्स, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द टू क्लासेस। और उनकी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ द डिफरेंट वेज ऑफ द सोसाइटीज आर डिजाइंड सो दैट जो आपका एक वर्किंग रिलेशन है सोसाइटी के अंदर वो मेंटेन किया जाए। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी एंड यू मस्ट हैव लाइक इट। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक एंड थैंक यू।